चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th चैप्टर हिंदी का चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है अवन्या। तो यहाँ पे बात करें अवन्या के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अवन्या के लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है अवन्यों के लेखक? कौन है? अशोक वाजपेयी। और इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान हो गया, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ईयर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त किया। यानी देखिए, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, एक दयावती मोदी और एक क्या कहते हैं फ्रेंच सरकार की तरफ से ओवर द ऑर्डर ऑफ क्रॉस का 2004 का सम्मान इनको मिला है। किनको? अशोक वाजपेयी जी को। चलिए बात करते हैं आगे के प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न आपका कहता है अवन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो अवन्या जो है वो एक पुराना शहर है, वह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के तट पर स्थित है। अवन्या क्या है? एक पुराना शहर है जो कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के तट पर। आगे है लेखक अवन्यो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा और सुना। लेखक अवन्या किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, उसके बारे में बताना। तो अवन्यों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला लोकप्रिय रंग समारोह में भाग लेने के लिए लेखक गए थे। वहां मतलब समारोह होता है, रंग समारोह होता है, उसमें भाग लेने गए थे। उन्होंने देखा संपूर्ण अवन्यों समारोह के आयोजन के समय रंग स्थली के रूप में बदला जाता है। रोन नदी के किनारे अवस्थित यह पुराना शहर प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न, विशेष स्थापत्य कला से परिपुष्ट और फ्रेंच क्रांति के बाद अवन्यों की किला साधारण लोगों के अधिकार में था। 20वीं सदी में फ्रांस सरकार ने उन लोगों से खरीदकर इस शहर का जीर्णोद्धार कराया तथा यहाँ के भवनों को संरक्षित धरोहर की मान्यता मिली। यानी जो धरोहर थी उसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अवन्या जाने से लेखक ने यह सब देखा और इन सब के बारे में सुना। सबसे मेन तो हो जाता है यहाँ पे उन्होंने क्या देखने के लिए गए थे? रंग समारोह देखने के लिए गए थे। वहां पे उन्होंने बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य देखा। फ्रेंच क्रांति के बाद अवन्यों का किला साधारण लोगों के अधिकार में था, उसको वहां से छुड़ाया और फिर उसको धरोहर को मान्यता मिली। तो ये सब हो गया, आप लोग उतार लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 है, कहता है ला शत्रुंजा क्या है और कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका क्या उपयोग होता है। तो देखिए, ला शत्रुंजा एक इमारत है जो अवन्यों में अवस्थित है, जो कभी पोप की राजधानी थी। फ्रेंच सरकार ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया। उसी में कर्थुसियन संप्रदाय का एक मठ बना, वही ला शत्रुंज है। ठीक है, वही जो है आपका वो क्या? ला शत्रुंज है। अभी इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, लेखक अवन्या क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धियां क्या रही। लेखक अवन्यों की यात्रा में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। वह 19 दिन तक रहे, जिसमें लेखक ने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। ठीक है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विषमता है। तो अगर समानता की बात करें तो मानव धैर्यवान होता है, तो पत्थर भी धर्म से प्राकृतिक आपदा को सहकर धैर्यवान होने का प्रमाण देता है। बहुत अच्छी बात है, मानव अगर धैर्यवान होता है तो पत्थर भी धर्म से प्राकृतिक आपदा को सहकर धैर्यवान होने का प्रमाण देता है। मनुष्य अपनी कामना के लिए प्रतीक्षा करता है, पत्थर भी युगों से प्रतीक्षारत प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए इसका समानता की बात हो गई। अब विषमता को देख लेते हैं अगले बोर्ड पर। ठीक है, विषमता को देखें तो मनुष्य प्रार्थना में सिर झुकाता है लेकिन पत्थर नहीं झुकाता है। मनुष्य प्रार्थना में ईश्वर से कुछ कहता है लेकिन पत्थर नहीं कहता है। मनुष्य का दिल पसीजता है लेकिन पत्थर का नहीं पसीजता है। ठीक है, तो ये थी समता और विषमता दोनों। आगे बात करते हैं, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हो रहा है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। जल रुका हुआ है और तट ही बह रहा है। नदी के पास होना लेखक को नदी हो जाने जैसा अनुभव हो रहा है। नदी के पास बैठने से लेखक को लग रहा है यार मैं ही नदी हो गया हूं, है ना, मैं ही नदी हो गया हूं। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की लिखी एक कविता नदी चेहरा लोगों
की याद आती है, क्योंकि इस कविता में शुक्ल जी ने नदी को मानवीयकरण करते हुए बताया कि नदी के किनारे गया हुआ मनुष्य भी नदी के समान हो जाता है। यानी नदी के पास अगर आप देर तक बैठिएगा तो लगेगा नदी मतलब आप ही में समा गए, मतलब बहुत अद्भुत अंदर में लगने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।